छठा सुनहरा, गोल्डन, अमर, अमर्त, ना मरने वाला, समण संघ का नियम। ये नियम हमारा बहुत शानदार नियम है कि पंजीकरण कभी नहीं। आपने सुना होगा कि इसका जो अस्थि पंजर है वो बिखर गया, निकल गया। फिर आपने एक नॉवेल, एक उपन्यास पर बना हुआ सीरियल भी देखा होगा, पिंजर। अस्थि पिंजर को पाली में बोलते हैं अट्ठी पिंजर। अट्ठी माने हड्डी, हड्डी का पिंजर यानी हड्डी का ढांचा। फिर आपने देखा होगा कि तोते को पिंजड़े में कैद करते हैं। कुछ पिंजड़ा बोलते हैं, कुछ पिंजरा बोलते हैं। तो हड्डियों की अंदर जो कैद है या जो पिंजरे के अंदर कैद है, वो दोनों पिंजर और पिंजड़ा एक ही बात है पाली के लिए। जो पिंजड़ा शब्द है, जो पिंजर शब्द है, वो पिंजर से ही बना है और इसी से पिंजड़ा बना है, हड्डियों के ढांचे से। और कमाल की बात यह है कि जो पंजी शब्द है उससे ये शब्द बना है। यानी पंजी का जो मतलब है वो होता है कैद, वो होता है पिंजरा। पंजी से पिंजरा बना है। तो पंजीकरण करना यानी कि पिंजराकरण करना, कैद में करना, यानी किसी चीज को जो पसलियां हैं उनके बीच में कैद करना, दबाना। क्योंकि बहुत पुराने समय में जब ना लोहा था, ना सोना था, ना तांबा था, यानी धातु नहीं थी, उस समय जब जानवर कहीं मर जाते थे या मनुष्य कहीं मर जाते थे तो दो तरह के शमशान होते थे, कच्चे और पक्के। कच्चे वाले शमशानों में ऐसे ही डाल दिया करते थे ताकि जानवर खा लें, और पक्के वाले शमशानों में जलाया करते थे। तो कच्चे वाले जो शमशानों में जानवर और मनुष्य पड़े रहते थे, उनके जो पिंजर हैं वो बिखरे रहते थे वहाँ। अस्थि पिंजर बोलते थे, हड्डी पिंजर बोलते थे, अट्ठी पिंजर। वहीं से ये शब्द आया कि अगर किसी को कब्जे में करना हो, किसी को कैद करना हो या तोते को पालना हो तो उसको पिंजड़ा बोलते हैं। उसका पंजीकरण कर देते हैं, उसका पंजी कर देते हैं। उसका पंजीकरण हो गया तो वो कैद हो गया। तो बेसिकली जो पंजीकरण शब्द है वो किसी चीज़ को बांधने में, किसी चीज़ को कैद करने में और किसी चीज़ को बांध कर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ से पंजीकरण बना है। और पंजीकरण को उर्दू के अंदर बोलते हैं दर्ज या दर्जा। यानी कोई खबर दर्ज कर दी, या बोलते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दो, तो वो दर्ज होती है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर के अंदर, क्योंकि उस समय तक कागज़ आ गया और पेन आ गया तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड, यानी रजिस्ट्री के अंदर हो गया, दर्ज हो गया। मकानों के जो लोग अपने पेपर कराते हैं तो कहते हैं हमारी रजिस्ट्री हो गई या नहीं हुई, यानी रजिस्टर में दर्ज हुआ नहीं हुआ। तो बेसिकली जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है या जो दर्जा है, वो क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं कि जब भी कोई जगह या कोई वस्तु या कोई नाम अगर उसकी किसी से मान्यता लेनी हो तो मान्यता लेने के लिए हम उसको कहते हैं कि हमारा पंजीकरण कर दो, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, ताकि हमें मान्यता मिल जाए और हम हमेशा दूसरे से अपनी वस्तु, अपने आप की या अपनी जगह की मान्यता लेते हैं। उसको बोलते हैं पंजीकरण। तो पंजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंजीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोग किसी वस्तु का या किसी जगह का या अपना खुद का जो अधिकार है, जो मालिकाना हक है, वो पूरी दुनिया की निगाह में बताना चाहते हैं कि इसके मालिक हम हैं और ये हमारे मालिकाना हक में है। तो वहाँ वो डिक्लेरेशन होता है, जब रजिस्टर्ड होता है या पंजीकरण होता है या वो दर्ज हो जाता है तो ऑथेंटिक होता है। एक सिस्टम बना हुआ है कि ये चीज़, ये वस्तु या ये व्यक्ति इसके लिए दर्ज हो गया, अब ये चीज़ इसकी है, और ये अनाउंसमेंट हो जाती है। लोग अपनी शादी करते हैं, उस घटना को दर्ज कराते हैं। आज के समय कोर्ट मैरिज होती है, रजिस्टर में दर्ज होती है, कहते हैं रजिस्टर्ड मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। तो वहाँ से पंजीकरण का शब्द आता है और पंजीकरण का अर्थ आता है। तो जब लोग दर्ज कराते हैं
तो दर्ज कराने के लिए जो व्यक्तिगत चीज़ है, जो किसी की इंडिविजुअल है, जो किसी की प्राइवेट है, जो किसी की अपनी है, जो एक व्यक्ति की है या एक परिवार की है, तो जब वो दर्ज कराता है तो वो उसकी हो जाती है, उसके परिवार की हो जाती है। तो व्यक्तिगत दर्ज हो गई चीज़, वो रजिस्टर्ड हो गई, वो पंजीकृत हो गई। पर समाज की चीज़ को कैसे दर्ज कराओगे और समाज की चीज़ को कौन दर्ज कराएगा? तो सामाजिक चीज़ों का दर्ज कराना या सामाजिक चीज़ों का पंजीकरण या सामाजिक चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका मालिक कौन होगा? तो सामाजिक चीज़ों का अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सामाजिक चीज़ों के रजिस्ट्रेशन में समाज ही उसका मालिक होगा। नियम यह है कि जिसकी चीज़ है उसी के नाम से दर्ज होगी। पर यहाँ घपला हो गया। यहाँ घपला ये हो गया कि जो रजिस्ट्रेशन बनाया गया था व्यक्तिगत रूप से, लोगों ने उसको सामाजिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और गड़बड़ ये हुई कि सामाजिक चीज़ों का रजिस्ट्रेशन करा के, पंजीकरण करा के व्यक्ति मालिक बन गया। यानी नियम टूट गया पंजीकरण का। व्यक्ति अपनी चीज़ का पंजीकरण कराए, आप मकान खरीदो, आप दुकान खरीदो, आप कार खरीदो, आप पैसा खरीदो, आप बैंक में पैसा डालो, आप अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराओ, आप कुछ भी कराओ, कोई भी चीज़ दर्ज कराओ, वो आपकी अपनी है, आप उसके मालिकाना हक है। पर समाज की चीज़ को आप दर्ज करा रहे हो और व्यक्ति के नाम से करा रहे हो, समाज के नाम से नहीं करा रहे हो, ये घपला है। और समाज की चीज़ समाज के नाम से दर्ज हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पूरी दुनिया में जब सभी लोगों की सामूहिक चीज़ को सभी लोगों के नाम दर्ज हो जाए, क्योंकि लोग ही दर्ज करने वाले हैं और लोग ही लोगों की चीज़ है और लोगों के लिए हैं। तो सामाजिक चीज़ें दर्ज नहीं होती। तो जब सामाजिक चीज़ें लोगों ने अपने व्यक्तिगत नाम से दर्ज करा ली तो पंजीकरण का सिस्टम फेल हो गया। तो पंजीकरण में करप्शन हो गई, तो पंजीकरण में व्यभिचार हो गया। तो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन या दर्ज वो जो भी था वो सब बेकार हो गया और उसका नुकसान हो गया। इस पंजीकरण का खेल इतना ज़्यादा लोगों ने चलाया कि लोगों ने सामाजिक संगठन बनाए और सामाजिक संगठन बना के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि देखो ये सामाजिक संगठन है और ये समाज के हैं और हम इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पर अर्थ तो इसका उल्टा है। अगर सामाजिक संगठन है और समाज के नाम से दर्ज करा रहे हैं तो फिर समाज के लिए दर्ज होना चाहिए, व्यक्ति के नाम से क्यों दर्ज है? मालिकाना हक तो व्यक्ति का है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति गुट बना के गए और उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन का नियम भी बना लिया, कानून भी बना लिया और सामाजिक प्रॉपर्टी को, सामाजिक चीज़ को, समाज को पूरे को अपने नाम से दर्ज करा लाए और उसके मालिक बन गए। 4-6 लोग उसके मालिक बन गए और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोग ऐसे मालिक बन गए। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों के संगठन दर्ज हुए। तो ये जो दर्जा चलता है, जो लोग दर्ज कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसका पर्पज हो गया। क्यों कराते हो भाई? सामाजिक प्रॉपर्टी अपने नाम से दर्ज क्यों कराते हो? लोगों ने जो धम्म है, जो कभी दर्ज नहीं होना चाहिए, जो कभी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, जिसका कभी पंजीकरण नहीं होना चाहिए, धम्म का भी पंजीकरण करा लिया, धम्म का भी रजिस्ट्रेशन करा लिया और लोग उसके मालिक बन बैठे और हजारों मालिक बन बैठे। राजनीतिक चीज़ों का पंजीकरण समझ में आता है, एनजीओ का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन समझ में आता है, जो ट्रस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन समझ में आता है, सरकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन समझ में आता है, राजनीतिक लोगों का। क्यों? क्योंकि राजनीतिक लोग कुछ डिमांड करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ उनको राइट चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए गवर्नमेंट से। तो सरकार का नियम है कि अगर सरकार में आना है और सरकार के लिए काम करना है या सरकार में कोई अधिकार चाहिए या सरकार में कई पद पोस्ट चाहिए तो आपको सरकारी नियम मानने पड़ेंगे। और राजनीतिक चुनाव का सरकारी नियम है कि आपको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, जायज़ है, चलेगा। जो एनजीओ हैं और जो फाउंडेशन हैं, ट्रस्ट हैं, वो सरकार से अनुदान लेती हैं, पैसा लेती हैं। तो पैसा लेंगी, अनुदान लेंगी, खाता खुलवाएंगी, तो उनका रजिस्ट्रेशन जायज़ है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल नहीं सकती क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको कोई मान्यता चाहिए। जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं उनका रजिस्ट्रेशन जायज़ है क्योंकि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, मांगते हैं, उनको एक लेटर लिखना होता है। वो लेटर लिखते हैं, उस पर वो अपनी संस्था का नाम लिखते हैं और अपनी पहचान के लिए गारंटी लिखते हैं कि हमने गवर्नमेंट से भी इसकी इन्फॉर्मेशन देके इसको रजिस्टर्ड करा रखा है। तो वो सहायता मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो वो जायज़ है, वो चलता है।
संगठनों को भी शायद अनुदान चाहिए, संगठनों को एमएलए एमपी से पैसा चाहिए या कहीं ना कुछ ना चाहिए, या बैंक के अकाउंट चाहिए लोगों से पैसा लेने के लिए। इसलिए जो सामाजिक संगठन है वो भी रजिस्टर्ड कराते हैं ये गारंटी देने के लिए कि हमारा बैंक में अकाउंट खुल जाए ताकि लोगों से पैसा आए, उनको भी चाहिए। और जो धर्म के लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, पर वो भी इस लाइन में लग गए, उन्होंने भी अपने अपने रजिस्टर्ड करा लिए और उस मान्यता में आ गए और अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। जो बुद्ध, जो उनके भिक्खु कभी राजा के आगे झुके नहीं, कभी राजा के दरबार में घुटने नहीं टेके, कभी राजा के दरबार में गए नहीं, और राजा हमेशा उनके दरबार में आया, उनके सामने बैठा, उनको नमस्ते किया। और धम्म गुरु का, धम्म का जो रुतबा सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ी कोई जानकारी नहीं, जानकारी को सलाम है। वो उनके अनुयायी आज के भिक्खु राजाओं से भीख मांगने के लिए अपने अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं और खुद पदाधिकारी बन गए, जबकि पदाधिकारी का नियम नहीं है, और रजिस्टर्ड करा के लिखते हैं कि हमारा संगठन भिक्खु संघ का रजिस्टर्ड है। ये भी चलेगा, क्योंकि कुछ लेना है तो आपने कराना पड़ेगा। पर संघ क्यों रजिस्टर्ड होगा? संघ को क्यों रजिस्टर्ड कराना चाहिए? संघ क्या चाहता है? संघ की कौन सी डिमांड है? राजनीति में संघ जाएगा नहीं तो कॉलम खत्म हो गया राजनीति का। जब राजनीति में जाना ही नहीं है तो किसी के हाथ जोड़ने नहीं है, तो राजनीति में जाएगा नहीं तो रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं। पैसा किसी से लेगा नहीं तो अकाउंट नहीं खोलेगा, तो अकाउंट नहीं खोलेगा तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है? सरकार के आगे जाके कभी खड़ा नहीं होगा, सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेगा। जब संघ सरकार से कुछ मांगेगा ही नहीं और सरकार के आगे हाथ ही नहीं जोड़ेगा तो कोई पत्र भी नहीं लिखेगा, और जब कोई लेटर नहीं लिखेगा तो लेटर हेड की क्या आवश्यकता है? तो क्या ज़रूरत है? तो क्यों 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 करेगा रजिस्टर्ड? इसलिए दुनिया का कोई भी संघ रजिस्टर्ड नहीं हुआ, कोई भी संघ। ये संघों के नियम पे अगर चलोगे तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, पर अगर किसी ने संघ को रजिस्टर्ड करा लिया फिर वो संघ नहीं है, फिर वो संगठन हो गया, संस्था हो गई, एनजीओ हो गया, वो ट्रस्ट हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो संघ नहीं है। इसलिए संघों के रजिस्ट्रेशन पुराने समय राजा के दरबार में भी नहीं हुए। संघों के रजिस्ट्रेशन कभी कोई सोच नहीं सकता। यही प्रणाली चली और इसी प्रणाली को लेके साहब काशीराम ने दोबारा से आरंभ किया, स्टार्ट किया। उनका टेक्निक अच्छी थी, हमें नहीं पता कि उन्होंने संघ को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, अच्छे मन से और अपने महापुरुषों को समझते हुए काम करेगा, कोई भी, चाहे वो महापुरुषों की किताब पढ़े या ना पढ़े, चाहे महापुरुषों कोई ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, चाहे बेशक वो उल्टा पढ़ ले कहीं, पर अगर सच्चा काम करेगा और सच्ची नीयत से करेगा तो उसके अंदर से संघ निकल के आ जाएगा। और जब संघ निकल के आ जाएगा तो नियम खुद ब खुद अपने आप आएंगे, बोलेंगे। यहाँ 169 संघी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को, पिछले 2 साल से वो समझ रहे हैं कि नियम कैसे अपने आप निकलते हैं। और अब तो बहुत सारे नियम अपने आप निकल के आने लगे हैं, क्योंकि सारे संघी होते जा रहे हैं, पूरे भारत में संघी होते जा रहे हैं। तो वो नियम जब खुद ब खुद निकलते हैं तो उनको निकालने की आवश्यकता होती नहीं। तो क्या होता है, जो संघ पुराना चलता है और जो संघ चलता है और जो संविधान के अंदर भी संघ है और जो भिक्खुओं के अंदर भी संघ है, और जो कोई व्यक्ति संघ की बात करेगा वो सारे नियम एक से होंगे, सारे नियम एक से होंगे, उनमें एक भी नियम अंतर नहीं होगा। बस शब्द बदल सकते हैं, अंग्रेजी का आ सकता है, उर्दू का आ सकता है, अरबी का आ सकता है। तो साहब काशीराम को पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कभी मैंने पढ़ा नहीं, हो भी सकती है जानकारी थोड़ी बहुत, हो सकता ना भी हो, पर उन्होंने काम संघ के आधार पर ही किया और कहा कि अब हम बाम से बनाएंगे, नाम अलग है, पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हमको उसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। हम पैसा लेंगे पर पैसा लेके हाथ के हाथ ख़त्म कर देंगे, अकाउंट बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद में खुलाए। उन्होंने नीति बनाई कि वो जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नियम बनते जाएंगे, वैसे ही बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर कुछ लोगों ने संघ की आइडियोलॉजी को या बाम सेफ की आइडियोलॉजी को समझने में असफलता पाई, समझ नहीं पाए। अपने पद में, पोस्ट में, मंच में, माला में, माइक में, या इनसिक्योरिटी होती है आदमी को, और या बेवकूफ़ी भी होती है। इनसिक्योरिटी ये होती है कि अरे हमारा क्या होगा, ये आदमी तो नेता बन गया, और बेवकूफ़ी ये होती है कि वो संघ को बिना समझे ये दावा करता है कि मैं संघ को समझ गया, और हरकत संगठन जैसी करता है संघ में रह के, इसे बेवकूफ़ी बोलते हैं। काम करेगा संघ में, दावा करेगा कि मैं संघी हो गया, पर संघ का ABCD नहीं जानता,
हरकत करेगा सारी संगठन वाली, तो अनजाने में है। तो कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, उसका पंजीकरण करा दिया, बाम सेफ का पंजीकरण करा दिया। और उसको देखा देखी बहुत लोगों ने पंजीकरण करा दिए। नाम अलग अलग है, किसी ने बहुजन, किसी ने बाम सेफ, किसी ने मूल निवासी, किसी ने अर्जक, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। बहुत सारे संघ और बहुत सारे बहुजन चलते हैं आजकल। सबके रजिस्ट्रेशन हुए, और जितने संगठन हैं, चाहे वो धम के संगठन हैं, चाहे वो मठ हैं, क्योंकि भिक्खू भी चंदा लेते हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उनको रजिस्टर्ड बॉडी चाहिए, उन्होंने मठ बनाए हैं, चाहे वो लड़कों के दल बल हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी है, सब ने रजिस्ट्रेशन कराए। और इतने रजिस्ट्रेशन कराए कि रजिस्ट्रार ऑफिस भर गया। हमारे ही संगठनों से रजिस्ट्रार ऑफिस भर गया। उनके सारे मिला के 4 लाख हैं, और हमारे अकेले के थोड़े से लोगों के 29 लाख हैं, जो एक्टिव लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो 120 करोड़ लोग हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ, सारे वही मिलेंगे आपको, महापुरुषों के, जय भीम, नमो बुद्धाय, फलाना संघ, ये संघ, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, दुनिया भर के सारे समणों के महापुरुष और उनके संघ मिलेंगे, और सब रजिस्टर्ड हैं। और रजिस्टर्ड की लोग ऐसे गारंटी देते ऊपर लिख के, रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना फलाना, जैसे सिगरेट की डिब्बे पे लिखी हो ISI, जैसे ब्रेड पे लिखा हो ISI, जैसे दूध पे लिखा हो ISI, यानी कि ब्रांडेड है और ये गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया हुआ है, ऐसे उसको शो करते हैं। अपना बैनर बनाएंगे तो सबसे पहले अपनी गारंटी देंगे कि देखो सरकार ने हमको मान्यता दे रखी है और ये हमारा नंबर है। पर 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड, सारे रजिस्टर, अगर रजिस्टर्ड संगठनों से भला होना होता, पंजीकृत संगठनों से भला होना होता, तो सारे अधिकार बढ़ गए होते, संविधान में जो अधिकार रह गए वो भी आगे होते, और हमको यहाँ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, यहाँ मत्थाखोरी नहीं करनी पड़ती, और किसी भी हालत में सारे लोगों को अब तक रोजगार और सब चीज़ें मिल चुकी होती। पर अधिकार तो सारे चले गए, चीज़ें तो सारी चली गई। सब लोगों के रजिस्टर्ड संगठन थे, फिर भी चीज़ें चली गई। इसका मतलब रजिस्टर्ड कराने में कोई जादू वादू नहीं है, पंजीकरण कराने से कुछ होता हाता नहीं है। आप अगर अपना नाम दर्ज करा लो सोसाइटी एक्ट के अंदर, तो उससे कुछ नहीं भला होने वाला। तो इससे भला तो वही था जो साहब काशीराम जी ने अनरजिस्टर्ड किया, कम से कम काम तो बढ़िया चलता था। पर जिनके संघ रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो मालिक हैं, वो तो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, उनके बच्चे तो मौज कर रहे हैं, और वो तो शान से नहीं लिखते, बल्कि संघ अपना प्रचार भी नहीं करते। हमें तो फिर भी प्रचार करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पुराना संघ बताना पड़ रहा है और लोगों तक जाना पड़ रहा है, और हमारे पास समय की कमी है। हमारे लोग अधिकतर थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए कुछ जोश आना चाहिए, तो ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है। पर संघ तो चुपचाप काम करते हैं, हमें फिर भी शोर मचा के काम करना पड़ रहा है, प्रचार प्रसार में काम करना है, पर करने की मजबूरी है। पर संघ ऐसा करते नहीं है, संघ शांति से काम करते हैं और चुपचाप बहुत काम कर जाते हैं। पर वो स्टेज भी आएगी कि जब हम चुपचाप काम करेंगे और शोर मचाने की आवश्यकता नहीं, पर पहले संघ इतना मजबूत हो जाए, लोग इतने इकट्ठे हो जाएं कि हम चुपचाप काम करने की श्रेणी में आ जाएं। अभी हम वहाँ हैं नहीं, इसलिए हमको वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए हमको डेली बैठना पड़ रहा है, इसलिए हमको पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए हमको समरगंध बांटना पड़ रहा है, इसलिए हमको कैलेंडर बांटने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें स्टिकर लगाने पड़ रहे हैं। पर ये धीरे धीरे काम उसी रूप में आ जाएगा जैसे पहले संघों में आता था। जैसे भिक्खू संघ चुपचाप अपना काम करता था, वैसे ही आ जाएगा। तो रजिस्टर्ड होने से कोई चमत्कार नहीं होता, ये बात क्लियर हो गई। और अनरजिस्टर्ड होने से, यानी बिना पंजीकरण होने से चमत्कार होना है, ये बात भी तय हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए रजिस्टर्ड कराने की कोई आवश्यकता कहीं पड़ती नहीं, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इसके बहुत दुखद परिणाम होंगे। जो व्यक्ति खुद संगठन बनाते हैं, 2-4 व्यक्ति होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, यारों प्यारों को, दोस्तों को उसमें रख लेते हैं और रजिस्टर करा लेते हैं। रजिस्टर कराने के बाद बॉडी अपने पास रखते हैं, या पहले से रजिस्टर चल रहा हो तो उसके अपने आप को आजीवन अध्यक्ष उसमें घोषित करा लेते हैं, किसी को नहीं पता चलता। वो कैशियर भी अपना रखते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कोई हिसाब नहीं देता, वो पैसे कहाँ जाते हैं। वो लेते सबसे हैं, पर जाता कहाँ है इसका कोई हिसाब बताता नहीं। रजिस्टर्ड बॉडी हमेशा टूटती है,
रजिस्टर्ड बॉडी जो भी बनेगी, रजिस्टर्ड संस्था जो जो बनेगी, उसकी गारंटी है कि वो टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि उसकी नींव ही मालिकाना हक पे रखी हुई है, और मालिक जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें झगड़ा होगा। इसलिए रजिस्टर्ड बॉडी हमेशा टूटती हैं। बाम सेफ पहली बार तोड़ी इसलिए क्योंकि उनको लालच आए, पर उन्होंने काम पक्का करने के लिए रजिस्टर्ड कराई कि अब हम काम पक्का कराते हैं, क्योंकि खुद तोड़ के लाए थे तो डर रहता था कि भाई हमने तोड़ के लाए तो हमारी ना टूट जाए, इसलिए रजिस्टर्ड कराई। पर वो रजिस्टर्ड भी टूट गई, फिर रजिस्टर्ड कराई, फिर टूट गई। इसलिए रजिस्टर्ड बॉडी हमेशा टूटे ही की टूटेगी, उसके टुकड़े होंगे होंगे, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर मालिकाना हक का और संस्थापक अध्यक्ष का जो रुतबा होता है उसको कोई खोना नहीं चाहता। और ऊपर से जो चंदे का पैसा आता है वो तो कमाल है। जिन लोगों ने चंदे के पैसे में दावत उड़ाई है, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से होटल में ऐश की है, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, गाड़ियाँ खरीदी हैं, जो लोग चंदे के पैसे से जहाज़ में उड़ते हैं, जो लोग चंदे के पैसे से एसी खरीद के अपने घर में लगाते हैं, जो लोग चंदे के पैसे से प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से अपनी घरों में एफडी करा ली अपनी, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से अपनी पार्टियां बना ली, अपने रिटायरमेंट कर लिए, जिन लोगों ने चंदे के पैसे से अपने रुतबे बना लिए, अपने घर बना लिए, जो चंदे के पैसे से नेता बनने के लिए पूरे देश में घूमते रहते हैं, जहाज़ के टिकट उन्हें मिलते रहते हैं, वो लोग नहीं मानने वाले। वो क्यों मानेंगे? बहुत बढ़िया धंधा है, इससे अच्छा कोई बेरोजगार को धंधा नहीं है। कोई भी संगठन खोल लो, उसको रजिस्टर करा लो, रसीद छपवा लो, पैसा बैंक में आता है, उसका हिसाब दे दो, पर खर्च कहाँ होता है उसका हिसाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये काम होता है। जो रजिस्टर्ड बॉडी हैं उसमें पद होते हैं, उसमें पोस्ट होती हैं, वो पहले दिन से होती हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्रार एक्ट के यहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, तो वो कम से कम 7 या 9 पद लेता है, पोस्ट लेता है आपसे। उसमें आपको एक प्रधान बनाना होगा, एक जनरल सेक्रेटरी बनाना होगा, एक कैशियर, ये 3 पद तो कम से कम होते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, वो सब बनाने होते हैं। 7 या 9 लोगों की कंपलसरी मेंबरशिप होनी चाहिए उसमें सारे मिला के। तो वो जो पद मिलते हैं वो मालिकाना हक का बंटवारा होते हैं। प्रधान के पास बड़ा अधिकार है, उसको बड़ा हिस्सा मिलता है, जनरल सेक्रेटरी को थोड़ा कम हिस्सा मिलता है, जैसा उन्होंने संविधान में लिखा। कैशियर को थोड़ा कम हिस्सा मिलता है, जो सचिव वगैरह बनते हैं उनको थोड़ा कम मिलता है। तो क्या होता है, जब भी वो संस्था थोड़ी बढ़ती है, उसमें कोई झगड़ा कराता है, कोई वमन झगड़ा कराता है या गवर्नमेंट झगड़ा कराती है, एडमिनिस्ट्रेटर झगड़ा कराता है, तो उसके किसी आदमी को तोड़ते हैं जो पदाधिकारी होता है। प्रधान को तोड़ेंगे या जनरल सेक्रेटरी को तोड़ेंगे या कैशियर को तोड़ेंगे या सचिव को तोड़ेंगे, और उससे कहते तू आ जा, तो हमारी बात मान, और वो वहाँ से चला आता है, क्योंकि उसके पास पद है। उस पद के दम पर वो अपनी पोजीशन को देता है और उसका पैसा लेता है। तो जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनमें जो तोड़फोड़ होती है वो पदाधिकारियों के बीच होती है, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका पंजीकरण है। कभी भी आम आदमी के बीच तोड़फोड़ नहीं होती। आम आदमी तो वैसे ही पिस जाते हैं चक्की में, जैसे गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि उनका नेता कहीं बिक गया, टूट गया, फूट गया, चला गया, और वो नेता भड़काता है और आम आदमियों के 2 टुकड़े कर लेता है, कुछ अपनी तरफ कर लेता है, कुछ उधर रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ। तो पद नहीं होगा तो टूट के जाओ, क्या कर लेगा कोई? अगर कोई पद नहीं है तो क्या करेगा? इसलिए वो टूटते हैं। तो कैशियर भाग जाता है पैसा लेके, या वो खर्च कर लेता है अनाप शनाप, और कैशियर दुनिया भर का हिसाब जानता है कि प्रधान को कब पैसा दिया था और जनरल सेक्रेटरी को कब पैसा दिया, और इसके घर में कब मोटरसाइकिल आई थी और इसके घर में कब कार आई थी, और ये वाली कार तो संस्था की थी जो इसके घर में चल रही है, और ये जो घर खरीदा है इसकी तो ज़मीन संस्था के नाम से ली गई है, फिर बाद में रजिस्ट्री हुई है। और जिनके नाम रजिस्ट्री होती है, जो पंजीकरण कराते हैं अपने संगठनों का, वो फिर वारिसाना हक भी अपने ही परिवार को दे जाते हैं, अपने परिवार को सेटल करते हैं और उसी में उसको वारिसाना हक दे जाते हैं। ये पंजीकरण के सबसे बड़े नुकसान हैं। पंजीकृत कोई भी संगठन या कोई भी संस्था या कोई भी राजनीतिक पार्टी की आयु ज़्यादा नहीं होती, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो मालिक होते हैं जब वो बूढ़े होते हैं तो उनको चिंता हो जाती है उनके बच्चों का क्या होगा,
फिर उनको कोई समाज वमाज संगठन वंगठन संस्था वंस्था नहीं दिखाई देती, उनको बच्चे दिखाई देते हैं। बच्चों का धर्म पहले निभाना है, तो वो बंटवारा कर लेते हैं। जो संस्था बनाई है उसका पैसा, उसकी ज़मीन, उसका ये सब बंटवारा कर लेते हैं और मिशन मूवमेंट छोड़ देते हैं। ऐसे हजारों केस है, हजारों। जहाँ भी समाज ने पैसे देने की गलती करी और रजिस्टर्ड बॉडियों ने कोई ज़मीन जायदाद खरीदी, फिर वो आखिरी है, फिर वो आगे काम नहीं करती। चाहे वो अम्बेडकर भवन है, चाहे कोई बुद्ध विहार है, चाहे कोई ज़मीन है। देख सकते हैं इसके उदाहरण, बाबा साहब के बनाए हुए कॉलेजों के उदाहरण देख सकते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए जो इंस्टीट्यूट थे उनके उदाहरण देख सकते हैं, बाबा साहब ने जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है उनके उदाहरण देख सकते हैं, और बाबा साहब ने जो मेहनत की उसका उदाहरण देख सकते हैं, और बुद्ध की जो ज़मीनें थीं या बाद सम्राट अशोक ने बनाई उसका देख सकते हैं। ये लगातार चलता आ रहा है। और आजकल का भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मोहल्ले पड़ोस में मिल जाता है कि उसने वो प्लॉट बेच दिया, उसने वो घर बेच दिया, समाज का था बेच दिया। ये चलता रहता है, क्योंकि पंजीकृत जो सिस्टम है, जो पंजीकृत संस्था है, जब वो पैसा इकट्ठा करके कोई ज़मीन खरीदती है तो सरकार कहती है मालिक का नाम दो, क्योंकि सरकार सामाजिक प्रॉपर्टी को समाज के नाम नहीं रजिस्टर करती। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब हम ये कह सकें कि 120 करोड़ लोगों की संपत्ति 120 करोड़ के नाम ही रजिस्टर कराई जाती है। जितनी भी संस्था हैं वो 120 करोड़ लोगों से पैसे लेती हैं, पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो वो व्यक्ति का नाम देते हैं, जिसको कहते हैं सिग्नेटरी अथॉरिटी है। वो होता सिग्नेटरी अथॉरिटी है, पर वो सिग्नेटरी अथॉरिटी कब परमानेंट अथॉरिटी में बदल जाता है लोगों को नहीं पता चलता। वो सिर्फ एक लाइन बदलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसके संस्थापक अध्यक्ष ये हैं और यही फैसला करेंगे और इनके वारिस ये हैं, बस। उसके बाद लोग मायूस हो जाते हैं, इधर भग जाते हैं और फिर दलाल मिल मिला के उस ज़मीन को बेच लेते हैं, औने पौने दामों में बिक जाती है। सबका यही हाल होता है। तो पंजीकरण का फ़ायदा नहीं है, पंजीकरण का हमारे लिए नुकसान है, और ये नुकसान हम शुरू से देख रहे हैं। पर संघ में पंजीकरण नहीं हुआ। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो खुद भी उसके मालिक नहीं थे। उन्होंने अपना परिवार भी ख़त्म कर दिया और आनंद को भी कह के मरे, आनंद आखिरी भिक्षु मत बन जाना। आखिरी भिक्षु मतलब कभी इसके सारे मालिक बन जाओ और भिक्षु ना बनाओ। ये समाज की प्रॉपर्टी है, तो बनाते रहना, चलते रहना, बनाते रहना, चलते रहना, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। बिहार मिला उनको, कई बिहार मिले जो उनको दान में मिले, पर वो बिहार के मालिक नहीं थे। वो बिहार में रहते थे, इस्तेमाल करते थे। जब वो सारे ख़त्म हो गए, बिहार भी ख़त्म हो गया, पर मालिक नहीं थे उसके। वैसा ही सिस्टम सरकारों का होता है। सरकार की जितनी भी ज़मीन और जितनी प्रॉपर्टी और जितने भी महकमे होते हैं सरकार के, वो पब्लिक के होते हैं। बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के पैसे से बनते हैं। जो बैंकों में पैसा जमा होता है वो पब्लिक का पैसा जमा होता है। सरकार जो प्रॉपर्टी बनाती है वो सरकार के नाम से बनाती है, वो व्यक्ति के नाम से नहीं बनाती। उसका ऑफिसर सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, पर ऑफिसर टेम्परेरी होता है और ऑफिसर अपने नाम कर नहीं सकता। तो सरकारी सिस्टम है या भिक्षु का सिस्टम है या पुराना श्रवण का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम ये बताते हैं कि अगर पंजीकरण होना है तो समाज की प्रॉपर्टी का समाज के नाम होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की। पर समाज की प्रॉपर्टी का अगर व्यक्तिगत नाम से होता है तो पंजीकरण जहर हो जाता है। पर संघों के पंजीकरण नहीं होते कभी। आज तक की हिस्ट्री में किसी भी संघ का पंजीकरण नहीं होता और हो नहीं सकता, क्योंकि संघ इन सब चीज़ों से परे होते हैं। वो ना पैसा इकट्ठा करते हैं, ना ज़मीन इकट्ठा करते हैं। वो आइडियोलॉजी होती है उनकी और वो लोग इकट्ठा करते हैं। दुनिया के सारे संघों ने आदमी इकट्ठे किए हैं, पैसा बाद में आया है, सरकारें बाद में बनी हैं, आइडियोलॉजी का जो क्रियान्वयन परिणाम है वो बाद में आया है, पहले लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसा कोई संघ नहीं है जिसके अंदर लोगों ने पहले पैसा इकट्ठा किया हो, या पहले ज़मीन इकट्ठी की हो, या पहले सरकार बनाई हो, या पहले सत्ता ली हो। पहले उन्होंने लोग इकट्ठे किए, लोगों ने फैसला किया, लोगों ने अपने अपने काम किए, जो लोगों ने चाहा फिर वो किया। चाहे वो उन्होंने अपना धर्म बढ़ाया, चाहे उन्होंने पैसा बढ़ाया, चाहे उन्होंने सरकार बढ़ाई, चाहे उन्होंने ज़मीनें बढ़ाई, चाहे उन्होंने सब कुछ बढ़ाया, पर सबसे पहले उन्होंने आदमी बढ़ाए, लोग बढ़ाए। इसलिए लोगों को इकट्ठा करोगे तो सब चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, और लोगों को छोड़ के कुछ भी इकट्ठा करोगे वो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे संगठनों ने लोग इकट्ठे नहीं किए। अगर लोग इकट्ठे करते तो वो टूटते क्यों? वो खुद भी इकट्ठे नहीं हुए। अगर वो खुद भी इकट्ठे हो जाते तो भी बात बन जाती। बस वो दलाली तक सीमित रह गए, और दलाली भी कहाँ कर रहे हैं? अपने लोगों से। चंदा किसका खा रहे हैं? अपने लोगों का। जिनको इकट्ठा करना है, जिनका वेलफेयर करना है, उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए संघों के अंदर
पंजीकरण नहीं होते और कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन का जो पंजीकरण का काम है वो किसी भी हालत में अगर कोई करता है या इसका नियम लेके आता है तो वो समणघात माना जाएगा। ये पुराना है, इसका प्रस्ताव नहीं आ सकता क्योंकि इसका कोई मालिकाना हक कभी बन नहीं सकता। इसलिए ये जो नियम हमारा है कि हम संघ को कभी भी पिंजरे में नहीं बांध सकते, उसको किसी भी हालत में पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। संघ स्वतंत्र विचारों का होता है, संघ सबको स्वतंत्र करता है, सबको आज़ादी देता है। संघ कभी किसी व्यक्ति पे कोई भी अपनी पर्सनल राय नहीं थोपता, उस पर हमेशा सामूहिक होती है। आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, शादी किससे करनी है, भाषा कौन सी बोलनी है, बाल कैसे रखने हैं, मूंछ कैसी रखनी है, नहाना कब है, रोना कब है, खाना कब है, पीना कब है, नाचना कब है, जाना कब है, शादी कब करनी है, ये संघ के काम नहीं होते। संघ का काम होता है सारे लोगों को इकट्ठा रहना है, सारे लोगों को इकट्ठे होने के नियम मानने हैं। संघ सिर्फ इकट्ठे होने के नियम देता है, इसके अलावा कोई नियम नहीं देता। इकट्ठा होने के बाद में सामूहिक रूप से सबके वेलफेयर के लिए नियम पास होने चाहिए और उन नियमों पे चलने के लिए वो खड़ा रहता है। जैसे मिलिट्री पुलिस खड़ी रहती है, जो मिलिट्री पुलिस होती है उसका मिलिट्री का आदमी अगर कोई गलती करता है तो मिलिट्री पुलिस में उसका केस चलता है, मिलिट्री पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। वैसे ही संघ अपने संघियों की तरफ देखभाल करता है कि इसने नियम तो नहीं तोड़ा, किसी ने नियम तोड़ा हो तो उसको दंड मिलेगा। दंड कुछ भी हो सकता है जो हाउस बैठे, पर वो ध्यान रखता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने भी पंजीकरण कराए उन्होंने समाज को खूब जम के धोखा दिया, इतना जम के धोखा दिया कि समाज ने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि अगर रजिस्टर्ड था और तेरा पक्का काम था तो फिर काम बना क्यों नहीं, और ये इतने सारे रजिस्ट्रेशन किस लिए हैं, एक ही तरह के क्यों। संघों के अंदर ये बातें कोई पूछता नहीं, अगर पूछ लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए कोई पंजीकरण कहता है, कोई कहता है कि पंजीकरण होना चाहिए, या कई बार लोग आते हैं जो कहते हैं रजिस्टर्ड तो होना चाहिए। आज तक ये नहीं बता पाए वो कि क्यों होना चाहिए। जिस सरकार पे और जिस मान्यता पे जो संघ के पीछे बनती है, यानी सरकारें कभी भी संघ से बड़ी नहीं हो सकती, तो आप अपने संघ का उन मान्यताओं से कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जिनको आप खुद बनाते हो। संघ खुद सरकार बनाता है, संघ खुद सारे काम करता है और आप उन्हीं से जाके मान्यता लोगे। ये तो ठीक ऐसे है जैसे कोई बाप अपने बेटे से जाके अपने बाप होने की मान्यता ले। तो अगर आपको बाप होने की मान्यता अपने बेटे से चाहिए तो पंजीकरण कराना चाहिए, और अगर आप बाप हो और दुनिया को आप मान्यता देते हो, अपने सारे बच्चों को मान्यता देते हो, तो फिर आप पंजीकरण करोगे लोगों का, लोग आपका पंजीकरण नहीं करेंगे। अगर मेरे किसी वक्तव्य में कोई भूल चूक हुई हो तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।